Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 15.3 द मराठा पावर के बारे में। अब हम लोग मराठा शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज नो डाउट दैट द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर दैट इमर्ज्ड इन द लॉन्ग twilight of the Mughal dynasty was the Marathas. The most important Maratha warrior clan was of the Bhonsles. Shivaji Bhosle emerged as the most powerful figure in the southern politics. इसमें कोई शक नहीं है कि मुगल वंश को लंबी अंतिम अवधि में जो एकमात्र महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ वह थी मराठा शक्ति। मराठा योद्धाओं में सबसे ज्यादा प्रमुख कुल थे भोसले कुल। शिवाजी भोसले दक्षिण राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे। The good fortune of Shivaji did not fall to his sons and successors, Sambhaji and his younger brother Rajaran. For a time, it appeared that Maratha power was on the decline. हालांकि शिवाजी जैसे सौभाग्य उनके पुत्र तथा भाइयों को प्राप्त न हो सका। क्रमशः संभाजी तथा उनके छोटे भाई राजाराम एक समय तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मराठा शक्ति अपने पतन पर थी। But a recovery was effected in the early 18th century in somewhat changed circumstances. किंतु आरंभिक 18वीं शताब्दी में कुछ परिवर्तन हुए तथा मराठा शक्ति में सुधार की स्थिति बनी। A particularly important phase in this respect is the reign of Sahu, who succeeded Raja Ram in 1708. Sahu's reign lasted for 4 decades up to 1749. अब देखिए, इस संदर्भ में सबसे मुख्य चरण शाहू का शासन था जो 1708 में राजा राम का उत्तराधिकारी बना। साहू ने 1749 ईस्वी तक 4 दशकों तक शासन किया। It was marked by the ascendancy of a lineage of Chitpavan, Brahmin minister, who virtually came to control central authority in the Maratha state. यह अवधि चित्पावन गोत्र के ब्राह्मण मंत्रियों के वर्चस्व के लिए जानी जाती है जो क्रमशः महाराष्ट्र की राजनीति पर छा गए। The भोसले were reduced to figureheads. भोसले शक्तिहीन हो गए। Holding the title of the Peshwa, chief minister, the first truly prominent figure of this line is Balaji Vishwanath, who had helped Shahu in his rise to power. पेशवा की उपाधि धारण कर बालाजी विश्वनाथ पहली प्रमुख शख्सियत के रूप में मिलते हैं जिन्होंने शक्ति के उदय में साहू की सहायता की। विश्वनाथ and his successor Bajirao I, Peshwa between 1720 and 1740, managed to bureaucratize the Maratha state to a far greater extent than had been the case under the early Bhosles. आगे देखिए, बोल रहा है विश्वनाथ तथा उनके उत्तराधिकारी बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 के मध्य पेशवा ने आधिकारिक तौर से मराठा राज्य को अपने पूर्ववर्ती भोसले से कहीं अच्छा प्रबंधन देने में सक्षम रहे। आगे देखिए, they systemized the practice of tribute gathering from Mughal territories under the head of Sardesh Mukhi. आगे देखिए, and Chauth, the two terms corresponding to the proportion of tribute collected. उन्होंने
मुगल क्षेत्रों से शुल्क ग्रहण करने की प्रथा को व्यवस्थित किया तथा सुरदेशमुखी और चौथ दोनों शब्द शुल्क ग्रहण संग्रहण के अनुपात को बतलाते हैं, नाम दिया गया। They seem to have consolidated methods of assessment and collection of land revenue and other taxes on the lines of the Mughals. प्रतीत होता है कि उन्होंने भू राजस्व लैंड रेवेन्यू के मूल्यांकन तथा संग्रहण करने के उपायों को ज्यादा मजबूत किया, जैसे कि अन्य मुगल किया करते थे। Much of the revenue terminology used in the documents of the Peshwa and his subordinates derives from Persian. This suggests a greater continuity between Mughal and Maratha revenue practices. पेशवाओं तथा उनके अधीनस्थों की राजस्व संबंधी शब्दावली तथा अन्य कागजातों की भाषा फारसी भाषा से ली गई है। यह मुगल तथा मराठी राजस्व परंपरा की व्यापक निरंतरता को प्रदर्शित करती है। द मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठा राज्यवंश के बारे में आइए पढ़ते हैं। By the close of Sahu's reign, a few powerful Maratha kingdoms were in complete control of their territories. साहू के शासन के अंत तक कुछ शक्तिशाली मराठा क्षेत्र उसके पूर्ण नियंत्रण में थे। This period saw the development of sophisticated networks of trade, banking, and finance in the territories under their control. इस काल में उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापार, बैंक तथा वित्त के परिष्कृत क्षेत्रों में विकास दिखाई दिया। The banking houses based at Pune had their branches in Gujarat, Ganges Valley and the South. पुणे आधारित बैंक घरानों की कई शाखाएं गुजरात, गंगा घाटी तथा दक्षिण में भी थी। Attention was also paid to the maritime affairs. तटवर्ती कार्यों पर ध्यान दिया गया। Balaji Vishwanath took some care to cultivate the Angria clan, which controlled a fleet of vessels based in Kolaba and other centers of the west coast. अब देखिए, बालाजी विश्वनाथ ने अंग्रिया कुल को परिष्कृत करने में कुछ सावधानी बरती, जो कोलाबा तथा अन्य पश्चिमी तटों पर जहाजों को नियंत्रित करती थी। These ships posed a threat not only to the new English settlement of Bombay but to the Portuguese at Goa, Bassein and Daman. अब देखिए, ये पोत न सिर्फ बंबई में नवस्थापित अंग्रेजी व्यवस्था के लिए बल्कि गोवा, दमन तथा बेसिन में पुर्तगालियों के लिए भी खतरा बन गए। On the other hand, there also emerged a far larger domain of activity away from the original heartland of the Marathas. दूसरी ओर मूल मराठा केंद्र से काफी दूर कई गतिविधियों का संचालन हुआ। Of the chiefs, the most important were the Gaikwads, the Sindhyas and the Holkars. अब देखिए, बोल रहा है इन सरदारों में सबसे महत्वपूर्ण थे गायकवाड़, सिंधिया तथा होलकर। Also, there were branches of the Bhosle family that relocated to Kolhapur and Nagpur, while the main line remained in the Deccan heartland at Satara. Let us examine their areas of influence. भोसले परिवार की कुछ शाखाएं थीं कोल्हापुर तथा नागपुर
में फिर से स्थापित हुई, जबकि मुख्य धारा दक्कन केंद्र स्थल सतारा में ही रही। आइए अब इनके प्रभावों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द भोसले ऑफ नागपुर, नागपुर के भोसले के बारे में आइए पढ़ते हैं। अनलाइक द कोल्हापुर भोसले and the descendant of Vyamkoji at Thanjavur, both of whom claimed a status equal to that of the Satara Raj, the line at Nagpur was clearly subordinated to the Satara rulers. कोल्हापुर के भोसले तथा थंजावुर के व्यामकोजी के वंशजों जो सतारा राजा के समान हैसियत का दावा कर रहे थे, के विपरीत नागपुर की वंशावली सतारा शासकों के स्पष्ट रूप से अधीनस्थ थी। सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ होता है। अ क्रूशियल फिगर फ्रॉम दिस लाइन इज रघुजी भोसले, रूल्ड 1727 to 55, who was responsible for the Maratha incursion on Bengal and Bihar in the 1740s and early 1750s. अब देखिए, बोल रहा है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रघुजी भोसले 1727 से 1755 ईस्वी तक था, जो कि बंगाल तथा बिहार में मराठा साम्राज्य विस्तार का उत्तरदायी माना जाता है। 1740 से खासकर 1750 के स्टार्टिंग तक। आगे देखिए, द रिलेशन ऑफ हिज सक्सेसर्स जानोजी, साबाजी एंड मुद्धोजी with the Peshwas and the Satara line were varying, and it is in this sense that these domains can be regarded as only loosely confederated rather than tightly bound together. उसके उत्तराधिकारियों जानोजी, साभाजी तथा मुधोजी के संबंध पेशवा तथा सतारा वंशावली के साथ घटते बढ़ते रहे तथा इनके साथ गर्मजोशी वाले रिश्तों के स्थान पर ढीली ढाली संधि रही। Other subordinate rulers who emerged under the overarching umbrella provided by the Satara ruler and his Peshwa were equally somewhat opportunistic in their use of politics. अन्य अधीनस्थ शासक जो सतारा शासकों की छत्र छाया में फले फूले तथा पल्लवित हुए, वे सतारा शासकों तथा उनके पेशवाओं के प्रति अपनी राजनीति के उपयोग में कुछ हद तक अवसरवादी ही साबित हुए। आगे देखिए, द गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा के गायकवाड के बारे में पढ़ते हैं। द गायकवाड गैदर्ड प्रोमिनेंस इन द 1720, गायकवाड़ों ने अपनी उपस्थिति 1720 में दर्ज कराई। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट but not only to the Bhosle but also to the powerful दाभादे फैमिली। अब देखिए, प्रारंभ में वे न सिर्फ शक्तिशाली भोसले परिवार के बल्कि दाभादे परिवार के भी अधीनस्थ थे। However, it was only after the death of Sahu, when the power of the Peshwas was further enhanced, that the position of the Gaikwads truly improved. अब देखिए, ये साहू की मृत्यु थी जिसने पेशवाओं की शक्ति को और बढ़ाया तथा गायकवाड़ों की स्थिति और भी बेहतर हुई। By the early 1750s, their rights on large portion of the revenue of Gujarat were recognized by the Peshwa. 1750 के आरंभ में गुजरात के राजस्व के बड़े हिस्से पर उनके अधिकार को पेशवा ने मान्यता दी। द एक्सपल्शन ऑफ द मुगल गवर्नर of the Gujarat province from his capital of Ahmedabad in 1752 set the seal on the process.
1752 में गुजरात क्षेत्र से मुगल शासक के अहमदाबाद से निकाले जाने से इस प्रणाली पर अपनी मोहर लगा दी. The Gaikwad preferred, however, to establish their capital in Baroda, causing realignment in the network of trade and consumption in the area. गायकवाड़ों ने अपनी राजधानी बड़ौदा में बनाई, जिससे उस क्षेत्र में व्यापार तथा उत्पादन के तंत्र का पुनः एकीकरण रीअलाइनमेंट हो सके. द रूल एट बड़ौदा of Damaji, dated 1768, was followed by a period of some turmoil. बड़ौदा में दामाजी के शासनकाल, अब यहाँ पे देखिए डेट 1768 ईस्वी में मृत्यु का बता रहा है, के बाद कुछ हलचलों का युग आया. The Gaikwad still remained partly dependent on Pune and the Peshwa, especially to intervene in moments of succession crisis. गायकवाड़ यद्यपि पुणे तथा पेशवाओं के अर्ध आश्रित थे, उनके ऊपर डिपेंडेंट थे कुछ हद तक, विशेषकर उत्तराधिकार संकट के मामले में. द इवेंचुअल सक्सेसर ऑफ दामाजी, फतेह सिंह, रूल्ड 1771 to 1789, did not remain allied to the Peshwa for a long in the late 1770s and early 1780s. He chose to negotiate a settlement with the English East India Company, which eventually led to increased British interference in his affairs. दामाजी के अंतिम उत्तराधिकारी फतेह सिंह 1771 से 1789 उनका शासन माना जाता है, अधिक समय तक पेशवा का सहयोगी नहीं बना तथा 1770 के बाद और 1780 के आरंभ में उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता किया, जिसने धीरे धीरे सरकारी कामकाज में ब्रिटिश हस्तक्षेप में वृद्धि की. By 1800, the British rather than the Peshwa were the final arbiters in determining succession among the Gaikwads, who became subordinate rulers under them in the 19th century. सन 1800 तक पेशवाओं के बदले अंग्रेज ही उत्तराधिकार के मामले पर निर्णायक होते थे, जो 19वीं शताब्दी में उनके अधीनस्थ शासक बन गए थे. आगे देखिए, द होलकर्स ऑफ इंदौर. इंदौर के होलकर. In the case of the Holkar, the rise in status and wealth was particularly rapid and marked. होलकरों की बात करें तो उनका पद तथा समृद्धि उल्लेखनीय रही. Initially, they had very little political power. आरंभ में उनके पास बहुत ही कम राजनीतिक शक्ति थी. However, by 1730s, their chief Malhar Rao Holkar consolidated his position. हालांकि 1730 तक उनके सरदार मल्हार राव होलकर ने अपनी स्थिति काफी सुदृढ़ कर ली थी. He was granted a large share of the Chauth collection in Malwa, eastern Gujarat and Khandesh. आगे देखिए, उन्हें चौथ संग्रहण का काफी बड़ा हिस्सा मालवा, पूर्वी गुजरात तथा खानदेश से प्रदान किया जाता था. Within a few years, Malhar Rao consolidated his own principality at Indore, from which his successors controlled important trade routes as well as the crucial trading center of Burhanpur. मल्हार राव ने इंदौर में स्वयं की सत्ता स्थापित की,
जहां उसके उत्तराधिकारी ने मुख्य व्यापारिक मार्गों तथा बुरहानपुर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। आफ्टर हिम, control of the dynastic fortunes fell largely to his son's widow, Ahalya Bai, who ruled from 1765 to 1794 and brought Holkar power to great glory. Nevertheless, their success could not equal that of the next great chieftain family, the Scindia. उनके बाद उसके साम्राज्य का नियंत्रण उसके पुत्र की विधवा के हाथों में चला गया। अहिल्याबाई, जिनका शासन 1765 से 1794 तक चला तथा होलकर के गौरव के शिखर तक पहुंचाया, तथापि उसके उत्तराधिकारी अगले प्रधान सिंधिया परिवार के उत्तराधारी के बराबर नहीं हो सका। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं द सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर के सिंधिया के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द सिंधिया carved a prominent place for themselves in North Indian politics in the decade following the Third Battle of Panipat 1761. सिंधिया वंश ने उत्तर भारत की राजनीति में अपना स्थान पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 के बाद के दशक में बनाया। Again, like the Holkars, the Scindias were based largely in central India, first at Ujjain and later from the last quarter of the 18th century in Gwalior. During the long reign of Mahadaji Scindia 1761 to 94, family's fortunes were truly consolidated. आगे देखिए, होलकर की ही तरह सिंधिया भी मुख्य रूप से मध्य भारत में ही केंद्रित थे। पहले उज्जैन तथा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में के बाद ग्वालियर में महादजी सिंधिया के लंबे शासनकाल 1761 से 1794 के दौरान यह वंश संगठित हुआ। महादजी proved an effective and innovative military commander. महादजी कुशल तथा नव परिवर्तनकारी सैन्य प्रशासक सिद्ध हुए। He employed a large number of European soldiers in his force. उन्होंने अपनी सेवा में कई यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया। His power grew rapidly after 1770. 1770 के पश्चात उनकी शक्ति में अचानक वृद्धि हुई। During this period, he managed to make substantial inroads into North India that had been weakened by Afghan attacks. अब देखिए, इस अवधि के दौरान वह उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कराने में सफल रहे, जो अफगान हमलों के बाद कमजोर हो गया था। He intervened with some effect in the Mughal court during the reign of Shah Alam II. शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में दरबार में उसने अपने हस्तक्षेप द्वारा प्रभाव स्थापित किया था। The Mughal king made him the deputy regent of his affairs in the mid 1780s. 1780 के मध्य में मुगल बादशाह ने उसे अपने कामकाज का उपशासक नियुक्त किया था। His shadow fell not only across the provinces of Delhi and Agra, but also on Rajasthan and Gujarat, making him the most formidable Maratha leader of the era. The officials of the East India Company were very cautious in dealing with him. उसका प्रभाव हमें न सिर्फ दिल्ली और आगरा क्षेत्र में मिलता है, बल्कि वह राजस्थान तथा गुजरात तक विस्तृत था, जो उसे उस युग का सबसे प्रभावी मराठा शासक सिद्ध करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के
अधिकारी उससे बात करते समय काफी सजग रहते थे। आगे देखिए। His relations with the acting Peshwa, Nana Fadnavis at Pune were fraught with tension. उसके संबंध पेशवा नाना फडणवीस पुणे के साथ तनावों से पूर्ण थे। Eventually, the momentum generated by Mahadaji could not be maintained by his successors. Daulat Rao Sindhya ruled 1794 to 1827, who was defeated by the British and forced by treaty in 1803 to surrender his territories both to the north and to the west. अब देखिए, दुर्भाग्य से उसके उत्तराधिकारी उसके जितने सक्षम नहीं हो पाए तथा दौलत राव सिंधिया 1794 से 1827 ईस्वी तक अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ, हार गया तथा 1803 में उत्तर तथा दक्षिण के अपने क्षेत्र समर्पण करने को मजबूर हो गया, बाध्य हो गया। The careers of some of these potentates, especially Mahadji Sindhya, illustrate the potency of Mughal symbols even in the face of Mughal decline. इन प्रभावी नेताओं की अवधि विशेषकर महादजी सिंधिया की मुगल पतन के बावजूद मुगल प्रतीकों के प्रभाव को दर्शाता है। For instance, after recapturing Gwalior from the British, Mahadji took care to have his control of the town sanctioned by the Mughal emperor. उदाहरण के लिए, ग्वालियर को अंग्रेजों से मुक्त कराने के बाद महादजी ने मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त क्षेत्रों पर नियंत्रण का पूर्ण ध्यान रखा। Equally, he jealously guarded the privileges and titles granted to him by Shah Alam, such as Amir al-Umara, head of the Amirs, and Naib Waqi-e-Mutlaq, deputy regent. अब देखिए, साथ ही उसने मुगलों द्वारा दिए गए विशेषाधिकार और अवधियां तथा अमीर उर अमारा, अमीर प्रमुख तथा नायब वाकी ए मुतलक, अप्रतिशासक धारण की। इन दिस ही वॉज नॉट अलोन। ऐसा करने वाला वह एकमात्र नहीं था, अकेला नहीं था। Instances in the 18th century of states that wholly true of all pretense of allegiance to the Mughal are rare. Rather, the Mughal system of honor and titles, as well as Mughal-derived administrative terminology and fiscal practices, continued despite the decline of imperial power. अब देखिए, ऐसा करने वाला वह एकमात्र नहीं था। 18वीं शताब्दी में मुगल प्रभुत्व को पूर्णतः कराने वाला उदाहरण विरले ही है। मुगल पतन के बावजूद भी मुगल सम्मान तथा उपाधियां प्रदान करने का सिलसिला तथा मुगल प्रशासित शब्दावली तथा वित्तीय प्रणालियों का प्रचलन निरंतर होता रहा।